रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। आज है 13 नवंबर 2020 और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप तक डिसेबिलिटी रिलेटेड न्यूज पहुंचाता है और साथ ही में हम कुछ सेगमेंट्स टाइम टू टाइम आप सबके लिए लाते रहते हैं जो आप सबके लिए बेनिफिशियल होती हैं। तो हमेशा की तरह प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस के साथ और फिर बांसुरी से सुनेंगे डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन और आप सबकी रिक्वेस्ट पर हम फिर से लेकर आ रहे हैं आर ओपिनियन सेगमेंट जो कि हम सुनेंगे दानिश महाजन जी से और फिर लास्ट में हम करियर काउंसलिंग पर बात करेंगे। करियर काउंसलिंग पर इस बार हम बात करने वाले हैं HR प्रोफेशन के बारे में। अगर आप अपना करियर एज अ HR प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, खास करके हमारे दोस्त विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, और इस करियर में क्या स्कोप है, तो प्रोग्राम को पूरा जरूर सुनिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस की ओर। कोविड-19 के कारण प्रभावित सेल्फ एम्प्लॉयड विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को AICB दे रहा है वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस। बिहार विधानसभा इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के बावजूद भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को वोट डालने में करना पड़ा मुश्किलों का सामना। कोरोना वायरस के चलते इन्होंने काम पर जाना नहीं किया बंद। सुनेंगे 2 लड़कियों की मोटिवेशनल स्टोरी। कर्नाटका सरकार द्वारा एक योजना के तहत विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स को नहीं किए गए लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट, कोर्ट में की गई याचिका दर्ज। आज जानेंगे टॉप 10 यूजफुल AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस के बारे में जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को बनाती हैं इंडिपेंडेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए UDID कार्ड बनाने में हुई ढील पर जारी हुआ नोटिस। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए शुरू होने जा रहा है ऑनलाइन कुकिंग कोर्स। अप्लाई करना चाहते हैं तो खबर को पूरा जरूर सुनिए। खबरें कुछ और भी होंगी। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनेंगे बांसुरी से और आर ओपिनियन सेगमेंट पर दानिश महाजन अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखेंगे। किसी एक टॉपिक पर करेंगे बात और करियर काउंसलिंग में आज हम बात करेंगे HR प्रोफेशनल के बारे में। अगर आप अपना करियर एज अ ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं तो आपको प्रोग्राम पूरा जरूर सुनना होगा। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनेंगे बांसुरी से। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। सक्षम और सार्थक की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिवाली हम लेकर आए हैं हमारे कुछ अमेजिंग प्रोडक्ट्स पे कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स। विजिट करें www.fractech.in और एक्सप्लोर करें वेबसाइट का सेल सेक्शन। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266264368 या 9667344343 पे। ऑफर्स अवेलेबल हैं इस नवंबर की 20 तारीख तक, तो अभी ऑर्डर करें www.fractech.in पर। थैंक यू। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिन। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. स्ट्रीमिंग रेडियो उड़ान फ्रॉम ट्यूनिन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स। प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. हाय, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो और फ्लाइट ऑफ लाइफ। शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान।
वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में। मैं हूं ज्योति मलिक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, ब्रेक से पहले आपने सुनी वीकली डिसेबिलिटी न्यूज हेडलाइंस और अब समय है डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन सुनने का। आइए सुनते हैं बांसुरी से। बिहार में विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त के साथ काम करने वाले एक विकलांग स्वतंत्र शोधकर्ता ने बताया है कि कैसे विधानसभा चुनाव को सुलभ बनाने के लिए भारत के चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देशों और दिशा निर्देशों के बावजूद बड़ी संख्या में विकलांग व्यक्ति यानी कि PWD को मतदान केंद्रों तक पहुंचने और वोट डालने में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दरियापुर के रहने वाले पोलियो प्रभावित PWD संजय कुमार ने कहा कि वो वोट नहीं डाल सकते क्योंकि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं था। जब मैं पूछता हूं तो वो कहते हैं कि इसे अगले चुनाव के लिए मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास एक पुरानी व्हीलचेयर है जो अब खराब हो चुकी है और उन्हें अपने हाथों के सहारे घूमना पड़ता है। विकलांगता पेंशनर के रूप में उन्होंने कहा उन्हें प्रति माह 400 रुपए एक पैल्ट्री राशि मिलती है और उसे ये राशि साल में सिर्फ 6 महीने ही मिलती है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। एक अन्य PWD जिनके पास अपनी व्हीलचेयर है, उन्होंने कहा कि उन्होंने 28 अक्टूबर को पहले चरण में मतदान किया था, लेकिन कहा कि बूथ में कोई व्हीलचेयर नहीं थी, लेकिन मैं अपनी बैसाखी की मदद से जाने और अपना वोट डालने में कामयाब रहा। उन्होंने ऐसा कहा। थोना के निवासी मोहम्मद पप्पू ने अपना आधार कार्ड दिखाते हुए कहा कि पटना के GPO मतदान केंद्र पर किसी ने उनकी मदद नहीं की और वहां भी व्हीलचेयर मौजूद नहीं थी, जबकि चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि विकलांग व्यक्तियों के परिवहन के लिए वाहनों की व्यवस्था की जानी चाहिए। पप्पू, जिन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए थे, उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। जोगिंदर कुमार गुप्ता, जिनके पैर में खराबी है, उन्होंने कहा कि उन्हें अपना वोट डालने के लिए बोरिंग रोड से जाकर हुसैन इंस्टीट्यूट में अपने बूथ तक पैदल चलना पड़ा। उनके क्षेत्र में पिक एंड ड्रॉप सुविधा नहीं थी। चंद्र कुमार, जो जिगहा विधानसभा क्षेत्र में मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं, उन्होंने कहा कि उनके मतदान केंद्र में ना तो व्हीलचेयर उपलब्ध थी और ना ही कोई CV मित्रा यानी कि सहायक PWD की मदद के लिए। मैं अपना वोट डालने के लिए अपने भाई को साथ लेकर गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि काफी सारे स्वार्थी लोग विकलांगों के लिए सुविधाएं प्रदान करने के नाम पर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि सुविधाएं नहीं हैं। इस बीच विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता और दिल्ली में सुलभ चुनावों पर राज्य संचालन समिति के सदस्य सत्येंद्र सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य EC अधिकारियों और सामाजिक न्याय मंत्रालय में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग के निदेशक को पत्र लिखा था। सिंह ने कहा कि चुनावों को समावेशी और सुलभ बनाने के लिए ECI द्वारा प्रयासों के बावजूद दुर्भाग्यवश वैधानिक अधिकारियों की कमी और इच्छा शक्ति के कारण प्रयास अपर्याप्त साबित हो रहे हैं, जिनका काम भारत के संविधान और अपने नागरिकों की गरिमा को बनाए रखना है। ये बताते हुए कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का पहला कर्तव्य होना चाहिए कि वे अपने कार्यालयों को PWDs के लिए सुलभ बनाएं। उन्होंने कहा, ये तथ्य कि CEO बिहार का कार्यालय अपने आप में दुर्गम था। RPDA 2016 के रूप में अधिकारों का दंडनीय उल्लंघन था। साथ ही साथ विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम 2017 के तहत भी उन्होंने मांग की कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी पहुंच प्रभाग द्वारा किया गया अभ्यास व्यर्थ नहीं था। चुनाव आयोग को अन्य राज्यों के बीच सीधी पहुंच ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ उनके CEO कार्यालय परिसर की पहुंच स्थिति पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सभी राज्यों को निर्देश देना चाहिए। कर्नाटक हाई कोर्ट में राज्य के दृष्टिहीन छात्रों को मुफ्त टॉकिंग लैपटॉप के गैर वितरण पर एक जनहित याचिका दायर की गई है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने अधिवक्ता S उमापति द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। याचिका में दावा किया गया कि राज्य सरकार ने 2018 से 19 और 2019 से 20 के लिए दृष्टिबाधित छात्रों को लैपटॉप वितरित नहीं किए हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार इस योजना को वर्ष 2014 में शुरू किए जाने पर लैपटॉप वितरित करने के लिए 4 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया था। हालांकि वर्ष 2015 और 16 में ये अनुदान 3.5 करोड़ रुपए कर दिया गया था और इसे और भी कम कर दिया गया था 2019 से 20 में 2.4 करोड़ रुपए तक। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने लैपटॉप वितरित करने के लिए एक नीति के रूप में योजना की घोषणा की थी। वर्षों से अनुदान में भारी कमी के कारण कई छात्र सुविधा से वंचित हो गए हैं।
सेवरी टीबी अस्पताल से जुड़ी अनीता और धरती ने महामारी के दौरान अपने काम के रास्ते में विकलांगता को आने नहीं दिया। कोविड-19 के प्रारंभिक चरण के दौरान जब सरकारी और चिकित्सा विशेषज्ञ रोगजनकों से जूझ रहे थे और कर्मचारी काम पर आने से हिचकिचा रहे थे, बीमारी के अनुबंध से डरते हुए, तब 35 वर्षीय अनीता शिंगाड़े और धरती टॉडेज, जो कि 24 साल की है, दोनों ही दृष्टिबाधित रही हैं जन्म से ही। उन्होंने अपनी ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने का वादा किया और उन्होंने सार्वजनिक परिवहन की कमी के बावजूद और हमेशा की तरह अपने तरीके से नेविगेट करने के लिए स्पर्शनीय जानकारी पर भरोसा करके हर दिन बदलापुर से 70 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने के बावजूद अपना वादा रखा। जब 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई तो परिवहन सेवाएं ठप हो गई थी। हम बदलापुर से सेवा अस्पताल जाने के लिए एक सरकारी बस ले रहे थे जो काफी व्यस्त थी। अस्पताल पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगा और फिर शाम को घर वापस आने के लिए 1 और 2 घंटे का समय लगा। उन्होंने बताया मुंबई मिरर को। उन्होंने कहा कि उन्हें लंबे समय तक कतार में खड़ा होना पड़ा और बसों में भीड़ भी थी। अस्पताल जाना आसान नहीं था। 2 बच्चों की मां अनीता ने कहा, सुबह 8 बजे तक काम पर पहुंचने के लिए हम दोनों को लगभग 5 बजे घर छोड़ना पड़ता था। जब आवश्यक ट्रेन सेवाएं 15 जून से शुरू हुई, ये केवल तभी था जब स्थानीय सेवाएं शुरू हुई, चीजें बेहतर हुई। धरती का एक 3 साल का बेटा है। उनके पति जो नेत्रहीन है, शुरू में काम पर जाने के अपने फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन धरती ने उन्हें बताया कि वो एक ऐसे अस्पताल में काम करती है जो एक संक्रामक बीमारी में विशिष्ट है, जो कि टीबी है, और खुद की देखभाल भी कर सकती है। मैं टीबी के बारे में चिंतित नहीं हूँ, मुझे कोविड के बारे में क्यों चिंतित होना चाहिए, उन्होंने कहा। अस्पताल में हमें मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर प्रदान किए हैं। हम हर देखभाल करते हैं। मेरे पति चिंतित थे क्योंकि हमारे पास एक छोटा बच्चा है। क्या होगा अगर मैंने संक्रमण को घर ले गई और इसे अपने बच्चे तक पहुंचाया? लेकिन मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि अस्पताल में काम करते समय मैंने उचित सावधानी बरतने की सीख भी दी है और ली भी है। अनीता और धरती क्रमशः 2017 और 2018 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में बीएमसी में शामिल हुई थी। उनका कहना है, महामारी ने हमें सिखाया है कि एक साथ हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी पीछे नहीं रहे। अनीता और मैंने एक दूसरे की पूरी यात्रा में मदद की है। क्या अजीब बात है कि पहले लोग सड़क पार करते समय या ट्रेन या बस में चढ़ते समय हमारी मदद करते थे। अब कोई भी ऐसा नहीं करता है जो संक्रमण से डरता है। उन्होंने ये भी बताया, क्या होगा अगर हम मास्क नहीं पहन रहे हैं तो हम उनसे संक्रमण प्राप्त कर सकते हैं। हम उन्हें नहीं देख सकते। अनीता ने विकलांग लोगों के बारे में कहा, विशेष रूप से नेत्रहीनों को महामारी के दौरान असमानता का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी और वरिष्ठ वास्तव में हमारे लिए मददगार थे। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ललित आनंद ने अनीता और धरती की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। उन्होंने अपनी विकलांगता का हवाला देते हुए कभी काम में छूट नहीं मांगी। मैं उनसे कहता था कि अगर वे चाहे तो छुट्टी ले सकती हैं, लेकिन वे दोनों नियमित रूप से काम में शामिल होती हैं। वे हम सभी के लिए प्रेरणा है। इस खबर में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 10 AI पावर्ड एप्लीकेशन विकलांग जनों के लिए। ध्यान से सुनिएगा। पहला एप्लीकेशन है लुकआउट। गूगल द्वारा लुकआउट नेत्रहीनों के लिए एक एक्सेसिबिलिटी मोबाइल एप्लीकेशन है। ऐप वास्तविक समय में तत्काल परिवेश को बता सकता है जब उपयोगकर्ता चीजों पर कैमरा इंगित करते हैं। ये जानवरों और लोगों, साथ ही दीवारों, यातायात और अन्य संभावित बाधाओं जैसी चीजों को पहचान सकता है। एप्लीकेशन अपने एल्गोरिदम को पर्यावरण से संबंधित तत्वों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम करने के लिए होम, वर्क एंड प्ले मोड्स के बीच स्विच कर सकता है। दूसरा एप्लीकेशन है सीइंग AI। सीइंग AI एक माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च प्रोजेक्ट है जो एक बुद्धिमान ऐप को वितरित करने के लिए क्लाउड और AI की शक्ति को एक साथ लाता है, जिसे विकलांगता वाले लोगों के दैनिक जीवन को नेविगेट करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। आवेदन नेत्रहीनों के आसपास की दुनिया को वो बताता है। ये फोन कैमरा का उपयोग व्यक्तियों, वस्तुओं और पाठ्य संदेशों को विस्तार से करने के लिए करता है। ये दस्तावेजों को भी पढ़ सकता है और व्यक्तियों के लिंग, आयु, भावनाओं और कार्यों को निर्दिष्ट कर सकता है। तीसरे नंबर पर है रॉजर वॉइस। रॉजर वॉइस ऐप को बधिर समुदाय के लिए कॉल को सुलभ और सरल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। आवाज पहचान तकनीक और गति संश्लेषण द्वारा सशक्त एप्लीकेशन किसी को भी कॉल करने और बातचीत का वास्तविक समय प्रतिलेखन प्राप्त करने में मदद करता है। रॉजर वॉइस दुनिया भर के कई देशों में 100 से अधिक भाषाओं में काम करता है। चौथे नंबर पर है व्हील मैप। उपयोगकर्ता व्हीलचेयर सुलभ स्थानों को रेस्टोरेंट, कैफे, शौचालय, दुकानें, सिनेमा, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और बहुत कुछ जैसे क्षेत्रों के आभासी मानचित्र पर पा सकते हैं।
व्हील मैप ओपन क्राफ्ट मैप पर बनाया गया है और हर कोई इस ऑनलाइन दुनिया के नक्शे में संग्रहित स्थानों को फ्लैग करके, टिप्पणियों का योगदान करके और चित्रों को अपलोड करके डेटा को बढ़ा सकता है। 5वें नंबर पर है ऑटर वॉइस मीटिंग नोट्स। ऑटर वॉइस मीटिंग नोट्स एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता लाइव ट्रांसक्रिप्शन और सहयोग एप्लीकेशन है जो ऑटर ई द्वारा घोषित सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए है। ये एप्लीकेशन एक तरह से सीखने के माहौल तक पहुंच को सक्षम करके दूसरों पर छात्र की निर्भरता को दूर करता है जो उनके लिए सबसे अधिक कुशल है। ऑटर वॉइस मीटिंग नोट्स वास्तविक समय में पाठ के लिए आवाज को प्रसारित करता है और बैठकों, रिमोट, लाइव या पूर्व रिकॉर्ड की गई वार्तालाप या प्रस्तुति के लिए समृद्ध नोट्स बनाता है। 6 नंबर पर आता है वेमोगी। सैमसंग द्वारा एपासिया और अन्य भाषा विकारों वाले लोगों के लिए वेमोगी ऐप लॉन्च किया गया था। वर्तमान में दुनिया भर में 3 लाख से अधिक लोग वाचाघात के साथ रह रहे हैं, एक विकार जो भाषा क्षमताओं के नुकसान का कारण बनता है। अंग्रेजी और इटालियन में उपलब्ध वेमोगी पाठ और इमोजीज के बीच अनुवादक के रूप में कार्य करता है। आवेदन में बुनियादी जरूरतों और भावनात्मक अभिव्यक्तियों से संबंधित 140 से अधिक वाक्यांशों का एक पुस्तकालय इसमें शामिल है। 7वें नंबर पर है स्पीचिफाई टेक्स्ट रीडर। स्पीचिफाई टेक्स्ट रीडर को डिसलेक्सिया, ADHD और कम दृष्टि वाले विकलांग लोगों की मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। एप्लीकेशन भी बहुत काम का हो सकता है क्योंकि ये अब सैकड़ों लोगों को आसानी से पढ़ने की सामग्री का उपभोग करने में मदद करता है। कोई भी पाठ एक ऑडियो बुक में बदल जाता है जो विकलांगता से पीड़ित लोगों को ध्यान केंद्रित करने और अधिक जानकारी को बनाए रखने में मदद करता है। 8वें नंबर पर है बी माई आईज। बी माई आईज एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो नेत्रहीन लोगों को स्मार्टफोन पर लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए सामान्य दृष्टि से स्वयंसेवकों से जोड़ता है। स्वयंसेवक नेत्रहीनों से वीडियो कॉल के लिए सूचनाएं प्राप्त करने के लिए साइन अप कर सकते हैं। एक बार ऐप के माध्यम से कनेक्ट होने के बाद स्वयंसेवक अपने कॉल करने वालों से बात कर सकते हैं और देख सकते हैं कि दृष्टिहीन व्यक्ति के सामने क्या है। 9th पोजीशन पर है नेशनल रिले सर्विस। नेशनल रिले सर्विस खास तौर से बधिर समुदाय के लिए है। इसमें विभिन्न कॉल विकल्प हैं जैसे कि पाठ पढ़ने और भाषण पढ़ने की क्षमता, किसी दोस्त से बात करना, स्क्रीन पर उनकी प्रतिक्रियाओं को पढ़ना और रिले अधिकारी द्वारा अनुवादित किए जाने के लिए स्काइप पर वार्तालाप पर हस्ताक्षर करना। आखिरी एप्लीकेशन जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी वो है IFTTT। IFTTT एक सबसे अच्छा ऑटोमेशन ऐप है जो विकलांग लोगों के लिए बहुत मदद करता है। ये उपयोगकर्ताओं को स्वचालित कार्यों को सेट करने में मदद करता है जैसे ग्रंथों को जोर से पढ़ना, रोशनी बंद करना और भी बहुत कुछ। मध्य प्रदेश के दिव्यांगजनों के यूनिवर्सल आईडी कार्ड जनरेट करने व नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID पोर्टल से ही जारी करने के संबंध में नोटिस। कृपया समय समय पर जारी किए गए संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्रदेश के समस्त दिव्यांगजनों को यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड UDID जनरेट व प्रदान करने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। UDID कार्ड जनरेट करने एवं नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या सिविल सर्जन द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश के जनगणना 2011 में 15 लाख दिव्यांगजनों की जनसंख्या है एवं सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग द्वारा तैयार स्पर्श पोर्टल पर 6 लाख से अधिक दिव्यांगजनों का चिन्हांकन किया गया है। UDID पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 5 लाख दिव्यांगजनों के UDID कार्ड जनरेट किए गए हैं। उक्त तुलनात्मक रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अभी भी 1 लाख से अधिक ऐसे दिव्यांगजन हैं जो स्पर्श पोर्टल पर चिन्हित हैं किंतु उनका UDID कार्ड जनरेट नहीं हुआ है। समस्त दिव्यांगजनों के UDID कार्ड जनरेट करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। सर्वप्रथम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या सिविल सर्जन उनके जिले के मेडिकल बोर्ड द्वारा विगत 10 वर्षों में जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जानकारी संकलित करें। उक्त डेटा एवं स्पर्श पोर्टल पर चिन्हित दिव्यांगजनों का डेटा प्रारंभिक लक्षित डेटा के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
लक्षित डेटा के आधार पर एवं पूर्व में जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदनों को UDID पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज कर प्रमाणिक दस्तावेज के आधार पर ही सत्यापन की कार्यवाही सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाए। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के अधिकारी डेटा को सत्यापित करने से पूर्व ये सुनिश्चित करें कि आवेदन में संबंधित दिव्यांगजन का 9 अंकों का समग्र ID भी दर्ज हो। समग्र ID दर्ज होने से स्पर्श पोर्टल से लिंक किया जा सकेगा। सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा सत्यापन की कार्यवाही सावधानी पूर्वक की जाए। सत्यापन के उपरांत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या सिविल सर्जन द्वारा मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन को दर्ज कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं UDID कार्ड जारी किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID कार्ड जनरेट करने हेतु पूर्व में प्रेषित पत्र, यूजर मैनुअल, आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट www.socialjustice.mp.gov.in पर उपलब्ध है एवं विस्तृत कार्य योजना परिशिष्ट अ पर संलग्न है। दिव्यांगता के प्रमाण पत्र एवं UDID कार्ड जनरेट करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र को हिंदी में तैयार किया गया है। उक्त आवेदन पत्र परिशिष्ट बी पर संलग्न है। अतः जिन दिव्यांगजनों द्वारा नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने एवं पूर्व में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करने हेतु आवेदन किया जाता है तो उक्त निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन प्राप्त किए जाए तथा UDID पोर्टल के माध्यम से ही नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाए एवं प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण किया जाए। ये सुनिश्चित करें कि समस्त दिव्यांगजनों की UDID कार्ड जनरेट हों। आपने सुना मध्य प्रदेश के दिव्यांगजनों के यूनिवर्सल ID कार्ड जनरेट करने व नवीन दिव्यांगता प्रमाण पत्र UDID पोर्टल से ही जारी करने के संबंध में नोटिस। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस, अलकास कुजीन फॉर मेल एंड फीमेल, बेसिक एडवांस्ड कस्टम मेड कोर्सेज। ये कोर्स दिवाली के बाद स्टार्ट किया जाएगा और हर हफ्ते शनिवार और रविवार 1 घंटे के लिए किया जाएगा। फीस इसकी होगी मात्र 800 रुपए। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 9650-265-204। क्लासेस गूगल मीट पर कंडक्ट की जाएंगी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेकर आ रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लोअर डिवीजन क्लर्क या जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पोस्ट के लिए, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के पोस्ट के लिए। ये एग्जाम खास तौर से विजुअली इम्पेयर्ड और लो विजन के लिए ही रखा जाएगा। क्वालिफिकेशंस कुछ इस प्रकार है। LDC JSA PA SA DEO के लिए 12th स्टैंडर्ड, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। एप्लीकेशन SSC हेडक्वार्टर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही सबमिट की जाएगी। https://ssc.nic.in। एज लिमिट है 18 से 27 साल। एप्लीकेशन की आखिरी तारीख दिसंबर 15, 2020। अब समय है एक और खबर पर बात करने का, जो कि आ रही है AICB से। AICB उन विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और उनका काम कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुआ है। 1 टाइम असिस्टेंट दी जाएगी और आपको अप्लाई कैसे करना है और क्या है ये स्कीम और इसका बेनिफिट कैसे लेना है, ये हमें बताएंगी गौरी सेन जी। नमस्कार ज्योति जी और रेडियो उड़ान के समस्त श्रोताओं को AICB परिवार की ओर से नमस्कार। मैं जैसा कि ज्योति जी ने बता ही दिया है तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगी कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। और ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है जिसे आपको भर के जल्द से जल्द उन लोगों को जो कि दृष्टिबाधित साथी हैं हमारे, उनको AICB में भेजना है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से जुड़े रहे थे और पेंडेमिक के समय में उनका काम प्रभावित हुआ है। मसलन कोई हॉकर्स थे, फेरी वाले थे या कोई बॉडी मसाज के काम से जुड़े हुए थे या कीर्तन वगैरह में जुड़े हुए थे या कोई प्राइवेट जॉब में थे जिनकी जॉब छूट गई हो। तो उस फॉर्म में एक औचित्य का यानी कि जस्टिफिकेशन का कॉलम है, उसमें आप अपना रीजन दे सकते हैं जस्टिफिकेशन की आपको क्या प्रॉब्लम हुई कोविड-19 जो पेंडेमिक है उसके दौरान और किस तरह आपको सफर करना पड़ा। तो आपको एक 1 टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है और ये भी मैं बता दूं कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे दी जाएगी। तो आप जितनी जल्दी अपना प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए।
इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं बता दूं जो जरूरी है लगाना। फॉर्म के साथ में आपको आधार कार्ड की कॉपी और आपके जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ब्लाइंडनेस वाला CMO वाला उसकी कॉपी, और उसके अलावा पासबुक के फर्स्ट पेज की जो कॉपी है वो आपको लगानी होगी आपके बैंक अकाउंट डिटेल के लिए। अगर आपको आपके अकाउंट में वो अमाउंट जाएगा तो उसकी जरूरत पड़ेगी। और ये अप्लाई करके आपको फॉर्म भेजना कैसे है, तो आप स्पीड पोस्ट के जरिए AICB के ऑफिस में ये फॉर्म भेज सकते हैं। मैं एड्रेस बता देती हूँ। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, ब्रेल भवन, सेक्टर 5, रोहिणी, दिल्ली 110085 110085 जो कि पिन कोड है। इसके अलावा आप जो इसका सॉफ्ट कॉपी है वो हमारी ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हैं। वो है, ईमेल आईडी नोट करें, ईमेल आईडी है aicbdelhi@yahoo.com। ओके गौरी जी, ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा? ये फॉर्म आपको AICB का जो फेसबुक पेज है वहाँ पे भी हमने गूगल ड्राइव पे और वन ड्राइव की लिंक डाली हुई है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत से जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें भी सर्कुलेट हुआ है वो, जो कि दृष्टिबाधितों से संबंधित ग्रुप चल रहे हैं, वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। और ज्योति जी, लोग आपसे भी ले सकते हैं। श्योर। आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन बांसुरी से। अब समय है आर ओपिनियन सेगमेंट का। आइए चलते हैं दानिश महाजन जी के पास। या दोस्तों, मैं हूं दानिश महाजन। कम्युनिटी कलर की सेगमेंट अवर ओपिनियन में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक्स। आप लोगों का बार बार फीडबैक आ रहे थे कि इस सेगमेंट को कंटिन्यू किया जाए, तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर बात करने जा रहे हैं। हाल ही में एक केस आया है डॉक्टर अनंत जायसवाल जी का। डॉक्टर अनंत जायसवाल नेवी में सर्जन थे, यानी वो डॉक्टर थे। ऑन ड्यूटी वो डिसेबल्ड हो गए। उन्हें मोटर न्यूरॉन करके एक डिसीज हो गई और उन्हें डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम बेनिफिट्स मिलने थे। सुप्रीम कोर्ट 2017 में कह चुका है कि आर्म्ड फोर्सेस ऑन ड्यूटी जो डिसेबल्ड होते हैं उनको डिसेबिलिटी बेनिफिट्स मुहैया करवाएं। आप उनके बेनिफिट्स को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके जब डॉक्टर जायसवाल का ट्रीटमेंट चला, उन्हें बहुत कम अमाउंट दिया गया। डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो बेनिफिट्स थे वो उनको नहीं दिए गए। इसके लिए वो आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल पहुंचे, वहां भी जो जजमेंट है उनके फेवर में आया, लेकिन बावजूद इसके उनको ये बेनिफिट नहीं दिए गए। डॉक्टर जायसवाल के जो बेनिफिट्स थे वो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ केयर से रिलेटेड के अंतर्गत उनको बेनिफिट्स मिलने थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा पहली बार नहीं है जो आर्म्ड फोर्सेस और जो ऑन ड्यूटी डिसेबल्ड होते हैं उन्हें इन बेनिफिट्स से वंचित रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्लियर है कि जो ऑन ड्यूटी डिसेबल्ड होते हैं आर्म फोर्सेस में उनको तमाम बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बार बार हमारे जो डिसेबल्ड सीनियर्स हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। उसमें आपके लाखों रुपए लग जाते हैं, आपका प्रोसेस डिलेड होता है। कोर्ट को इसके ऊपर सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। डॉक्टर जायसवाल ने, जब वो 1 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, बार बार कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं, वहां से भी उनको रिलीफ मिल रही है, बावजूद इसके नेवी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हार के लास्ट वीक डॉक्टर जायसवाल ने पीएम को एक चिट्ठी लिखी, इसके बारे में बताया पीएमओ को, लेकिन पीएमओ से जवाब आया कि हम आपके जो केस आपके हक में आया है उसको हम चैलेंज कर रहे हैं और एक रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं। आप देखिए, जो फॉर्मर सर्जन थे नेवी में, जो आर्म फोर्सेस में देश के लिए लड़ते हैं, उनके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हालांकि गवर्नमेंट चाहे तो एक एग्जाम्पल सेट कर सकती है, कह सकती है जी हाँ इनको बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए, लेकिन सेंसिटिविटी का लेवल इंडिया में बहुत लो है, खास तौर पे पॉलिटिकल क्लास और ब्यूरोक्रेसी में। इससे पहले भी चाहे मेजर डीपी सिंह हो, उन्होंने भी ये लड़ाई लड़ी, जहां डिसेबिलिटी से रिलेटेड बेनिफिट्स उनको
नहीं दिए गए, उसके लिए उन्हें लड़ना पड़ा। चाहे बात हो डिसेबिलिटी पेंशन्स की आर्म फोर्सेस में या और इश्यूज की, हर बार किसी न किसी जवान को लड़ना पड़ता है। ये अनफॉर्चुनेट है, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है और शायद उतना बेनिफिट्स तो मिलना भी नहीं होता जितना लॉयर की फीस में चला जाता है। और डॉक्टर जायसवाल के केस में अभी क्योंकि सब कुछ वर्चुअल है और कोर्ट में बहुत कम फिजिकल हियरिंग हो रही है, तो आपको मालूम भी नहीं है कि आपके केस के लिए कितना टाइम लगेगा। और कई बार हमारे पास इतना पैसा भी नहीं होता कि हम अपना इलाज करवा सकें और हम कितना उधार ले सकते हैं, जबकि हमें ये अश्योरेंस नहीं है कि पता नहीं फैसला कब हमारे हक में आएगा, हमें बेनिफिट मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि हमारे देश में करोड़ों केस पेंडिंग है और आम लोगों के केस बहुत देरी से सुने जाते हैं। तो अपील यही है गवर्नमेंट को कि डॉक्टर अनंत जायसवाल के जो बेनिफिट्स है, नेवी को, आर्म फोर्सेस को सेंसिटिव होना चाहिए। जो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए काम करते हैं, आप उनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना करें। ये हमारा राइट है और हमारे राइट्स हमें मिलने चाहिए, खास तौर पे जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल हमारे हक में फैसला दे चुका है, तो इसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहिए। धन्यवाद। आर ओपिनियन सेगमेंट में दानिश महाजन का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के बाद अब समय है करियर काउंसलिंग पर बात करने का। आज हम बात करने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटीज इन HR प्रोफेशन। बात को आगे बढ़ाएंगे, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते रहिए कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Alexa, play Radio Udan from TuneIn. Radio Udan from TuneIn. जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में। Hey Google, play Radio Udan. Streaming Radio Udan from TuneIn. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स प्ले रेडियो उड़ान। Playing Radio Udan. Hi, good evening. आप सुन रहे हैं रेडियो और फाइट ऑफ लाइफ, शो है बुकवर्ड। रेडियो उड़ान। तो अब आप सुन सकते हैं रेडियो उड़ान को Amazon Echo, Google डिवाइस और Apple म्यूजिक पर। रेडियो उड़ान को सुनने का आसान तरीका। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर रेडियो उड़ान के चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। रेडियो उड़ान। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूँ ज्योति मलिक। दोस्तों, ब्रेक से पहले आपने सुना आर ओपिनियन सेगमेंट और उससे पहले आपने सुनी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन बांसुरी से। तो अब समय है करियर काउंसलिंग पर बात करने का। करियर काउंसलिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हम आज बात करने वाले हैं HR प्रोफेशन के बारे में। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट अपना करियर एज अ HR प्रोफेशनल बनाना चाहता है, तो क्या स्कोप है और कैसे वो अपना करियर HR में बना सकता है, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। बहुत से क्वेश्चंस एक स्टूडेंट के मन में हो सकते हैं जब वो स्टडी कर रहा है या जब उसे अपना करियर के बारे में सोचने का टाइम आ जाता है। तो चलिए, आज हमारे साथ एज अ एक्सपर्ट सदफ खान हैं, जो कि खुद एक HR प्रोफेशनल हैं और उनसे हम जानेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें HR में, और क्या स्कोप है, किस तरह से वो मैनेज कर रही हैं, और या एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन किस तरह से मैनेज कर सकता है। ये तो हम जानते ही हैं कि हर अपॉर्चुनिटी या हर डोमेन गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों होता है, पर सदफ प्राइवेट जॉब कर रही हैं। गवर्नमेंट में तो कोटा है ही, आप अगर स्टडी करते हैं, अप्लाई करते हैं तो चांस बनता है या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। बट प्राइवेट जॉब लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बट प्राइवेट जॉब करना भी अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है, बहुत से चैलेंजेस होते होंगे। तो चलिए जानते हैं सदफ खान से। सदफ, आपका बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में।
थैंक यू सो मच ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से मुझे कम्युनिटी कलर्स में बुलाने के लिए। जी, तो सदफ थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए कि आप कहाँ जॉब कर रही हैं और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, ताकि लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू मिल सके, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। पक्का। सो हाय सभी को, मेरा नाम सदफ खान है, मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने मास्टर्स की है अपनी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में मिठीबाई कॉलेज से, मुंबई यूनिवर्सिटी से। अभी फिलहाल मैं आई एम वर्किंग एज अ ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल प्राइमरीली इन टैलेंट एक्विजिशन डोमेन. Currently I am working in one of the big 4 companies. Yeah, so that is about me in nutshell. Okay, that's great. And सदफ, जैसे आपने बताया कि आप टैलेंट एक्विजिशन डोमेन में काम कर रही हैं, तो डोमेन्स पर तो मैं आऊंगी। पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि उसे एज अ HR प्रोफेशनल आगे अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन उसे चाहिए होंगी? ओके, सो ज्योति, वैसे तो मैनेजमेंट स्टडीज से रिलेटेड जो भी स्टडीज होती हैं, जैसे BMS हो गया आपके बैचलर लेवल पे, फिर MBA हो गया, मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज, MS हो गया, कहीं पर मैनेजमेंट स्टडीज बोलते हैं, मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। मैंने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की है, विच इज अगेन अ वेरी सिमिलर स्टडी रिलेटेड टू HR. सो जब आप MBA इन HR करने जाते हैं ना, तो आपको एक स्पेशलाइजेशन करनी होती है, राइट, इन ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में भी बहुत सारे अलग अलग एरियाज में स्पेशलाइजेशन होता है, एंड वन ऑफ इट इज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट. सो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज नथिंग बट इट basically gives you an overview of not just human resources from organization perspective, management studies perspective, but it also gives you a touch on from the psychology perspective, and that is why I chose industrial psychology. Okay, तो सदफ, जैसे आपने बताया कि HR में भी बहुत से एरियाज होते हैं, तो कैन यू स्पेसिफाई कि क्या एरियाज और हैं HR में? क्योंकि आज हम कोशिश कर रहे हैं कि HR प्रोफेशनल जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उन्हें क्लैरिटी मिलेगी. वन, वी नो कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड जो आप अभी कर रही हैं, बाकी और क्या है? करेक्ट. मैं एक चीज ये बता दूं कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज अ स्टडी दैट आई हैव डन. I am not working as an industrial psychologist. I am working as a human resource professional. अब human resources में बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं. 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे इन एरियाज को, ठीक है. एक होता है जनरलिस्ट, बहुत ही कॉमन होती है ये प्रोफाइल, इसको बोलते हैं HR जनरलिस्ट प्रोफाइल. और जनरलिस्ट जो होते हैं वो जनरली सारे ही एरियाज को हैंडल करते हैं basically. So let me first start for students what is human resources all about. जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो लोगों को मैनेज करने का भी एक रोल होता है, and that is what is HR, human resources management. Because and this is a role that basically is allocated because ज्योति, आपके जो बिजनेस मॉड्यूल्स होते हैं, आपके जो बिजनेस आइडियाज होते हैं, you know, they can be copied, they can be used by other organizations. So one thing that you cannot really copy is your talent, your people's talent, right? And to manage that talent, there's a specific set of people or team that is allocated, and those are human resources. So बहुत जगहों पे आपको people's management करके भी एक synonym मिलेगा human resources के लिए. अब आते हैं हम कैटेगरीज पे, जो मैं पहले बता रही थी. HR जनरलिस्ट जो एक रोल होता है, उसमें सारे ही काम आ जाते हैं जो एक टैलेंट मैनेजमेंट के लिए लिस्ट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में. जैसे कि एम्प्लॉय एंट्री, जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, तो उसकी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, वो सारा काम, उससे रिलेटेड काम जो होता है. सिमिलरली एग्जिट के टाइम पे बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं.
डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, उससे रिलेटेड काम होता है। कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट यानी कि आपका सैलरी डिसाइड करने से लेकर, यानी एंट्री के टाइम पे जब आपकी सैलरी डिसाइड होती है, उस लेवल से लेकर आपके प्रमोशंस, आपके इंश्योरेंस का जो क्लेम होता है, ये सारा ही कॉम्पेंसेशन में आता है। एंड दैट इज अगेन मैनेज्ड बाय दिस पर्सन हु इज अ जनरलिस्ट। देन कोऑर्डिनेशन रिलेटेड वर्क जो होता है, जैसे कि जब हम हायरिंग करते हैं तो बहुत सारी कोऑर्डिनेशन होती है जो हमें ना सिर्फ कैंडिडेट के साथ करनी होती है, बट इंटरनली जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं, बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, उनसे भी कोऑर्डिनेट करना होता है, राइट? तो वो कोऑर्डिनेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का कोऑर्डिनेशन होता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड कोऑर्डिनेशन होता है। अगर एम्प्लॉय की कोई इमरजेंसी आ गई, कोई डिटेल्स चेंज करने हैं तो वो डिटेल्स चेंज करना, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ये सारा एक जनरलिस्ट करता है। इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता। सो एज पर द नीड ये काम करते हैं। अब आते हैं हम स्पेशलाइजेशंस पे। स्पेशलिस्ट रोल हम इसे बोलते हैं। एंड इसमें सबसे पहला जो मैं कवर करूंगी वो है टैलेंट एक्विजिशन या फिर रिक्रूटमेंट रोल, जो फिलहाल मैं कर रही हूँ फ्रॉम लास्ट 3 years ऑलमोस्ट। सो टैलेंट एक्विजिशन में क्या होता है कि आप इसमें ऑब्वियसली इसे आपने समझ गए होंगे, रिक्रूटमेंट यानी आप हायरिंग करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रोसेस कुछ ऐसा होता है, आपको पोर्टल्स लाइक naukri.com, LinkedIn, monster.com, indeed.com, ये सारे पोर्टल्स पे जाके आपको जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कीवर्ड्स डालकर प्रोफाइल्स सर्च करनी होती है। अगर आपको वो प्रोफाइल्स मैच करती हुई लगती हैं, देन यू टेक अ टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू लेने के बाद यू कॉल दैट पर्सन फॉर अ फेस टू फेस इंटरव्यू, एंड देन उनका जो ऑफर है वो प्रोसेस होता है। So this is basically the entire cycle of talent acquisition that we do. Now, आजकल talent acquisition is basically done in 2 ways. एक होता है internal hiring जो बड़े organizations करते हैं. Like for example, I am doing internal hiring. However, 2 years before I was part of a consultancy. आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी के बारे में सुना होगा। तो ये जो रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हायर करते हैं फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स। सो दैट इज टैलेंट एक्विजिशन। अनदर and my another favorite domain is employee engagement. एम्प्लॉय एंगेजमेंट वही टीम होती है जो आपको रंगोलियां बनाने के लिए हर दिवाली में प्रेरित करती है। एंड दिवाली में साड़ी पहन के जाओ एंड बॉयज अलग ट्रेडिशनल वेयर पहनो। सारे एचआर्स ये काम नहीं करते, जैसे बहुत सारे लोग जनरलाइज कर देते हैं, अरे तुम तो एचआर हो, तुम तो रंगोलियां बनाने के अलावा करते क्या हो। So this is employee engagement, where the person organizes different games and activities. And why this is important is because team में एक काम करने की जो इच्छा होती है, उसको जारी रखने के लिए you need a break. Right? और ना एक हम This is really interesting, you know? Yeah. Even I was not aware about it. Correct. So हम बोलते हैं एक बर्नआउट स्टेज आ जाता है आफ्टर वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. यू गेट fed up of whatever you do, you get disinterested. ये ना होए इसीलिए हम एम्प्लॉय एंगेजमेंट करते हैं, जहाँ पे हम different team bonding activities organize करते हैं, fun activities involve करते हैं, जिसमें team cohesiveness जो हम कहते हैं वो भी improve होती है. Another specialization is performance management. Performance management is nothing but understanding कि आपके teams perform कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं,
अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या एक्शंस लेना है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑल्सो understands and analyzes what trainings are required for the employees, and accordingly actions are taken. Another specialization is training and development. So training and development, again my next favorite is basically involves conducting trainings for your employees, also doing training need analysis, and doing the so entry level पे जब ये job हम करते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स. एकदम से आपको ट्रेनिंग डिलीवरी का रोल नहीं मिल पाता है. ट्रेनिंग डिलीवरी के रोल के लिए यू हैव टू हैव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 4 years 3 years for good organizations. So initially training coordinator basically training coordinator का role होता है. Then it goes on to content development, where you design the content of the training, and then it goes to delivery. अभी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी 2 तरीके के होते हैं. जैसे टैलेंट एक्विजिशन हुआ था 2 तरीके का, वैसे ही ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. आजकल लोग क्या करते हैं, जनरली पीपल आर वर्किंग एज कंसल्टेंट्स. So what happens then is I'm not restricted to one organization to deliver to work for. I will be a consultant for several organizations and I will be delivering trainings for them. Another different type of role under this area is internal training and development, जहाँ पे मैं सिर्फ अपने ही organization के employees को trainings दूंगी. That is training and development. Another area is HR analytics, which is very very upcoming, and basically एक आप इसको separate area तो नहीं कह सकते, but HR analytics is another thing that is getting a lot of popularity right now. Yes, there are some accessibility challenges, but then some tools and softwares have already started to involve accessibility as one of their features, and I will talk about those tools shortly. HR analytics पहले मैं ये समझा दूं कि होता क्या है. एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स हम सब जानते हैं कि डेटा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है. एंड सिमिलरली HR एनालिटिक्स और पीपल्स एनालिटिक्स एक ऐसा एरिया है जो आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के एरिया में भी यूज कर सकते हैं, आप रिक्रूटमेंट में भी यूज कर सकते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया. इससे आप सर्वेस कंडक्ट करके फॉर एग्जांपल ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाई योर एम्प्लॉयज आर लीविंग द फर्म फॉर एग्जांपल. ओके. So आप एक हाइपोथेसिस ड्रॉ करके डेटा को एनालाइज करके उसके कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं और इजीली विजुअली ग्राफ्स बना के उसे प्रेजेंट कर सकते हैं. However, जैसे हम सबको पता है कि ग्राफ्स एक्सेसिबल नहीं होते हैं, तो अभी थोड़े से challenges हैं इस एरिया में which can be overcome. One of the softwares that I have heard about, I've not tried it. It's called SAS. S for Sun, A for Apple, S for Sun. SAS, Visual Analytics Tool, which is having an accessibility as one of its feature. Again, I don't know how it works, and I have not tried it, so I really cannot comment on the precision of the tool. सदफ, आई थिंक आपने सभी डोमेन्स के बारे में बात कर ली है, और अब मैं ये समझना चाहूंगी कि ये जो डोमेन्स हैं, इन दोनों का जो स्कोप है वो गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट दोनों एरियाज में अवेलेबल है. ऑफ कोर्स दोनों एरियाज में ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं. टैलेंट एक्विजिशन में थोड़ा सा वेरिएशन होता है ज्योति, बिकॉज टैलेंट एक्विजिशन में जैसे मैंने बोला आप naukri.com पे जाके प्रोफाइल्स ढूंढने, ये सब गवर्नमेंट एरियाज में नहीं होता है. वहाँ पे सीधा इंटरव्यू होता है. वहाँ पे तो एजेंसीज हायर करती हैं या एक आई थिंक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू जाते होंगे. सिमिलरली उनके परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का भी मतलब एक प्रमोशंस का जो प्रोसेस होता है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है. उनके परफॉर्मेंस असेसमेंट्स तो होते हैं, अप्रेजल्स भी होते हैं, लेकिन जो प्रमोशन प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है. यहाँ पे हमारा प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल कर दिया, मैनेजमेंट से अप्रूवल ले लिया और प्रमोशन हो जाता है एम्प्लॉय का. ऐसे सिंपल प्रोसेस नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर में. तो ऐसे छोटे छोटे वेरिएशंस हैं जो फाइंड आउट करना होगा. बट हाँ, इतना जानती हूँ कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के रोल में अगर आप अप्लाई करेंगे देन यू विल बी एबल टू जॉइन एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोफेशनल. ओके, तो अब आई थिंक लिसनर्स को क्लैरिटी हो गई होगी. अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो आपने शुरू में क्वालिफिकेशन बताई थी मास्टर्स एमबीए इन एचआर, तो अगर कोई पर्सन एचआर एमबीए कर लेता है तो ये सभी डोमेन्स के लिए वो जॉब लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है या अलग से कोर्सेज करने पड़ते हैं? अगर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है तो उसे ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई अलग से कोर्स करना होगा, या टैलेंट एक्विजिशन हो तो उसके लिए अलग से कोर्स करना होगा, ऐसा कुछ होता है? Amazing question, Jyoti. See, I always say that upskilling is never bad. While MBA covers everything, but आपको अपने स्किल्स को इवॉल्व करना होता है नीड्स के बेसिस पे. जैसे मैंने कहा कि मैंने अगर MBA किया होता, HR एनालिटिक्स तो अभी पॉपुलराइज होने लगा है और अभी एक्सेसिबिलिटी भी इंक्लूड होने लगी है इन दीज टूल्स. तो एनालिटिक्स पे कोर्स करना मुझे पड़ेगा बिकॉज एनालिटिक्स वाज नॉट कवर्ड एज अ पार्ट ऑफ माय कोर्स, राइट? सिमिलरली आजकल AI भी यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज हो रहा है फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज. तो AI इन ह्यूमन रिसोर्सेज करके एक कोर्स आप कर सकते हो. तो ऐसे बहुत सारे होते हैं. बट हाँ, MBA अगर आप कर लोगे तो लार्जली MBA सब कुछ कवर कर लेता है. ओके. One thing that I missed telling here is in specialization, another area is grievance redressal and policy formation का जो area होता है, जो industrial laws and labor laws के related area होता है. Government organizations में I think ये बहुत ज़्यादा relevant होगा. Obviously private में भी है, but यूनियंस जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादा पॉपुलर होते हैं इज व्हाट आई हैव सीन. सो बेसिकली पॉलिसी फॉर्मेशन में इज बेसिकली HR में जब आप पॉलिसी फॉर्मेशन में होते हैं देन यू आर इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग द पॉलिसी, यू आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ग्रीवेंस रिड्रेसल, लेबर लॉज इम्प्लीमेंटेशन. तो इसमें इस रोल में आपको पूरे जो इंडियन लॉज हैं रिलेटेड टू एम्प्लॉइज आपको वो सारे जानने होते हैं एंड दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. ओके, दैट्स अमेजिंग. तो अब क्वेश्चन ये आता है सदव कि अगर सपोज एक पर्सन एज अ HR प्रोफेशनल काम करना चाह रहा है, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ओके, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आती है ज्योति, कम्युनिकेशन स्किल्स, बोथ रिटन एंड ओरल. बिकॉज आप एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ लोगों से नहीं, आप बाहर के लोगों से भी बात करेंगे. इफ आई एम वर्किंग एज अ टैलेंट एक्विजिशन, I will be representing my organization in front of many other candidates, right? तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है. कॉन्फिडेंस ऑन योर स्किल्स इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज जब आप ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तब आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है. अगेन अपस्किलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन योर, एंड अपस्किलिंग इज नॉट जस्ट फॉर HR बट फॉर एनी अदर एनी अदर प्रोफेशन. आपको अपने स्किल्स को डेवलप करते रहना चाहिए. That is really really important for you to not stagnate. आप एक जगह पे रुक नहीं जाएं अपने करियर में. आगे अगर बढ़ते रहना है तो एक ट्रेनिंग कंटिन्यू करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. ओके, ग्रेट. तो सदफ, नाउ लास्ट क्वेश्चन.
जैसे कि MBA सुनकर ही समझ में आता है कि वहाँ पर बहुत मैथ्स का काम होगा, BBA में भी होता है बहुत, तो क्या एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इजीली मैथ्स सॉल्व कर सकता है MBA लेवल तक? मतलब अगर कोई सोचता है तो क्या उसे जाना चाहिए MBA के लिए? डेफिनेटली हमारे पास बहुत सारे लोग हैं ज्योति, HR में जब आप करने जाते हैं तो जो मैथ्स का लेवल होता है वो इतना ज्यादा हाई नहीं होता है एज कम्पेयर टू फाइनेंस एंड अदर एरियाज जहाँ पे you're not even you're dealing with next level of numbers, right? So not just MBA but CAT के लेवल का भी जो आपका मैथ्स होता है, जो आपको एग्जाम्स में, एंट्रेंस लेवल एग्जाम्स में देना होता है, देन स्टैटिस्टिक्स होता है। मैंने खुद ने स्टार्ट किया है मास्टर्स में, मुझे भी स्टार्ट करना था, आई हैव आल्सो डन। इट्स मैनेजेबल एंड आज की तारीख में आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको मैथ अच्छे से एक्सेस करने देता है। ओके सदफ, तो आपने बहुत अच्छे से सबको गाइड किया है। आई होप कि हमारे लिसनर्स जिनके मन में ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो HR प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं, उनके सवालों के जवाब उन्हें जरूर मिल गए होंगे। सदफ, इफ कंफर्टेबल, कैन यू शेयर योर ईमेल ID सो दैट अगर किसी को जरूरत हो तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकें, किसी भी तरह का कोई इशू फेस कर रहे हैं स्टडी में या उन्हें कोई गाइडेंस चाहिए तो? Sure. My email ID is K for kite, S for sun, A for apple, D for delta, A for apple, F for foxtrot. That is ksadaf 1993@gmail.com. ओके, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच सदफ शो में आने के लिए और इतनी इंफॉर्मेटिव बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए, लिसनर्स को गाइड करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। Thank you so much, Jyoti, for having me. I'm glad I could help. आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई खबरों के साथ और फिर करियर काउंसलिंग में किसी नई करियर अपॉर्चुनिटी के साथ। आपको सुनते रहना है रेडियो उड़ान और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब पर हमारे पुराने एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे और कम्युनिटी कलर्स को भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। और साथ ही में आप हमें मेल भी कर सकते हैं, mail@radioudan.com पर, मुझे पर्सनली jyoti@radioudan.com पर। और दोस्तों, रेडियो उड़ान के वेबसाइट www.radioudan.com पर भी आप फीडबैक फॉर्म फिल करके अपनी कोई भी जानकारी या फिर सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ रात्रि।